डियर स्टूडेंट, थर्ड यूनिट आपका रेगुलर एंड नॉन रेगुलर ग्रामर, ये हमको पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें CFG डिफिनीशन है। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक इसमें डेरिवेशन लैंग्वेज, डेरिवेशन ट्री एंड एम्बिग्यूटी। DT मीन्स डेरिवेशन ट्री, DL मीन्स डेरिवेशन लैंग्वेज। सिलेबस आप जब देखोगे तो उसमें सब लिखा हुआ है, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है DL। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेगुलर ग्रामर है, जो कि टू टाइप्स का होता है, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स के। एक तो रेगुलर राइट लीनियर ग्रामर होता है आपका, और दूसरा होता है लेफ्ट लीनियर। और उसके बाद हम लोग को इसमें कन्वर्जन पढ़ना है, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करना रहेगा, और दूसरा रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना रहेगा। मेरे हिसाब से सिलेबस में थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, उसमें लिखा है फाइनाइट ऑटोमेटा से CFG बनाने के लिए लिख रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर होना चाहिए। आप लोग सिलेबस देखेंगे उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा से CFG बनाने की बात किया है, जबकि वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर होना चाहिए। खैर, उसके बाद देखिए, क्योंकि हम लोगों को इसमें रेगुलर और नॉन रेगुलर ग्रामर के बारे में पढ़ना है, यानी कि रेगुलर एक स्पेसिफिक ग्रामर है। टोटल ग्रामर जो होते हैं 4 टाइप्स के हैं, वो मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ। एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर था, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, जिसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी कहते हैं। और दूसरा आपका जो थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद बनता है, वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होता है। और उसके बाद CFG होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये तीनों ग्रामर नॉन रेगुलर ग्रामर की कैटेगरी में आते हैं। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को क्लास में। और लास्ट वन जो होता है, जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो रेगुलर ग्रामर होता है। तो यूनिट थर्ड में यानी कि हम सारे जितने भी 4 टाइप्स के ग्रामर हैं वो सब पढ़ेंगे। इसी के नाते मैं सबसे पहले रिकॉल करता हूँ ग्रामर क्या होता है। ग्रामर के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूँ। ग्रामर इज डिफाइंड बाय 4 टपल डिफिनीशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर V, summation symbol, P and S. V denotes set of variables, summation symbol denotes set of terminal symbols, and P denotes set of production rules, and S is one of the specific symbols that is also a variable, means which also belongs to set of V, and it is known as start variable or start symbol. That's why it is denoted by capital S symbol. All these things are written here. V is non-empty finite set of variables symbols. Variable symbols also known as non-terminal symbol. वेरिएबल सिंबल का जो दूसरा नाम है वो नॉन टर्मिनल सिंबल भी है। समेशन सिंबल, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। नॉन टर्मिनल सिंबल्स को हम कांस्टेंट सिंबल्स भी कहते हैं, ये भी कई बार आप सुन चुके हैं। इन दोनों में अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करें तो हमें 5 मिलेगा, मतलब कोई भी सिंबल इन दोनों सेट में कॉमन नहीं होते हैं। यस स्टार्ट वेरिएबल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये कैपिटल V में से ही एक सिंबल होता है, इसको हम लोग स्पेशल वेरिएबल्स कहते हैं। इस स्टार्ट वेरिएबल का काम ये है, जब हम किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करने जाते हैं तो हमेशा वो S से ही स्टार्ट करते हैं, S से ही स्टार्ट होता है। जैसा अगर एनालॉगस इसका समझे, जैसे आप कोई TG बनाते हैं तो TG में किसी भी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग हम स्टार्ट से करते हैं, उसी तरीके से उसी स्टार्ट स्टेट का एनालॉगी यहाँ पे कैपिटल S वेरिएबल है। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को जब हम डिराइव करने जाएंगे तो S से ही डिराइव करते हैं। इन बिटवीन बहुत सारे स्ट्रिंग्स बनते हैं,
जिसको हम और जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं या प्रोसेसिंग स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। मतलब फाइनल स्ट्रिंग जो हमारा डिजायरेबल स्ट्रिंग है उस वो और ये कैपिटल एस, इन दोनों के बीच में बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनती हैं जिसको हम लोग प्रोसेसिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, या बेटर रहेगा उसको प्रोसेसिंग स्ट्रिंग ही हम लोग कहें। और फाइनल स्ट्रिंग जो भी बनेगा उसमें केवल टर्मिनल सिंबल्स ही होते हैं, उसको टर्मिनल स्ट्रिंग्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पे पी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है जो कि इस स्ट्रक्चर को होता है, अल्फा इज प्रोड्यूसिंग बीटा। अल्फा इज इम्प्लाइज एट बीटा भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अल्फा इज प्रोड्यूसिंग बीटा ही पढ़ते हैं, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये अल्फा एक स्ट्रिंग है जो कि एक बीटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग